नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं नंदिनी मिश्रा आपके साथ। शुरुआत करेंगे सुपरफास्ट 100 की। प्रदेश में कोरोना का संक्रमण धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा है। बीते 24 घंटे में हरियाणा में 36 नए कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई है, जबकि 3 लोगों की अपनी जान गंवानी पड़ी है। एक दिन में इलाज के बाद 34 कोरोना मरीज ठीक हुए, जिसके बाद कोरोना रिकवरी रेट में भी लगातार सुधार जारी है। प्रदेश में कोरोना रिकवरी रेट 98.65% हुआ। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक गुरुग्राम में 7, यमुनानगर और पलवल में कोरोना के 4 नए मरीज सामने आए हैं। हिसार, सोनीपत, करनाल, रोहतक और फतेहाबाद में कोरोना के 3 नए मरीजों की पुष्टि हुई है, जबकि प्रदेश के 9 जिलों में कोरोना का कोई भी नया केस सामने नहीं आया। संसद के मॉनसून सत्र में विपक्ष के निशाने पर केंद्र सरकार है। हाल ही में फोन हैकिंग मामले के खुलासे को लेकर विपक्ष एकजुट है और सरकार से जवाब मांगा है। मोदी कैबिनेट के विस्तार के बाद से ही हरियाणा में भी कैबिनेट विस्तार की सुगबुगाहट नजर आ रही है। अब खबर आ रही है कि खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कैबिनेट विस्तार को लेकर हाईकमान को प्रस्ताव भेजा है। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि मोदी कैबिनेट की तरह ही मनोहर कैबिनेट से भी कई मंत्रियों को बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। साथ ही ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि दुष्यंत चौटाला और अनिल विज के विभागों में कटौती की जा सकती है। बता दें कि आज हरियाणा बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक होनी है। इस बैठक में भी कैबिनेट विस्तार के मुद्दे पर चर्चा की संभावना है। बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय महामंत्री डी पुरंदेश्वरी करेंगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल, प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े, प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ और केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह और कृष्णपाल गुर्जर भी बैठक में मौजूद रहेंगे। दिल्ली में हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। इस दौरान देश और प्रदेश को लेकर कई मुद्दों पर दोनों के बीच चर्चा हुई। संसद में हंगामे को लेकर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने विपक्ष पर निशाना साधा। अनिल विज ने कहा कि सदन में विपक्ष सवाल पूछे तो सरकार जवाब जरूर देगी। विज ने कहा कि सदन में विपक्ष प्रश्न उठाने की बजाय हंगामा कर रहा है। अगर विपक्ष को जवाब चाहिए तो सदन की कार्रवाई के अनुरूप सवाल पूछिए। उधर सिरसा में किसानों की गिरफ्तारी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बयान पर विज ने कहा कि धाराएं लीगल ओपिनियन लेकर लगाई जाती हैं और इसमें भी ओपिनियन लगाए जा रहे हैं। मनोहर कैबिनेट के विस्तार की खबरों के बीच परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा का इस पर बयान सामने आया। मूलचंद शर्मा ने कहा कि कैबिनेट विस्तार करना मुख्यमंत्री का अधिकार होता है। सीएम मनोहर लाल कभी भी कैबिनेट का विस्तार कर सकते हैं। इस दौरान उन्होंने बताया कि सीएम घोषणाओं को जल्द पूरा करने का निर्देश दिया गया है। वहीं दीपेंद्र और भूपेंद्र हुड्डा को निशाने पर लेते हुए मूलचंद शर्मा ने कहा कि पूरा हरियाणा जानता है हुड्डा के कार्यकाल में जमीनों की लूट हुई और किसानों की जमीन के सही रेट नहीं दिए गए। प्रदेश कांग्रेस में गुटबाजी की खबरें सामने आने पर कांग्रेस विधायक शमशेर सिंह गोगी का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के एमएलए अगर दिल्ली गए हैं तो उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष बदलने की कोई मांग नहीं की। हुड्डा साहब सीएलपी के लीडर हैं और कमान उनके पास पहले से ही है। रिहाई के बाद पहली बार किसानों के धरने पर पलवल पहुंचे इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला ने केंद्र सरकार और प्रदेश की गठबंधन सरकार पर जमकर निशाना साधा और बीजेपी सरकार पर पूंजीपतियों की सरकार होने का आरोप भी लगाया। उन्होंने किसानों को आश्वासन दिया कि वो देश के हर किसान के साथ मजबूती से खड़े रहेंगे और गांव-गांव जाकर किसान आंदोलन को और मजबूती देने का काम करेंगे ताकि 3 कृषि कानून रद्द हो सकें। ओपी चौटाला ने कहा कि वो 3206 अध्यापकों को नौकरी देने पर 10 साल की जेल काट कर आए हैं। अगर प्रदेश में उनकी सरकार बनती है तो वो प्रदेश के सभी पढ़े लिखे युवाओं को नौकरी देने का काम करेंगे, चाहे उन्हें फांसी की सजा क्यों न मिले। पूर्वी असम के डिब्रूगढ़ जिले में एक महिला डॉक्टर कोरोना वायरस के अल्फा और डेल्टा दोनों रूपों से संक्रमित हो गई है। एक्सपर्ट्स ने इसे देश में इस तरह का पहला मामला बताया है।
आईसीआरसी के स्थानीय अधिकारियों ने बताया कि इस समय महिला डॉक्टर को वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी थी। दूसरी डोज लेने के 1 महीने के बाद उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। फरीदाबाद में महिलाओं के टीकाकरण को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने एक पहल की है। पहल के लिए सेक्टर 30 के FRU पर पिंक बूथ बनाया गया है, जिसमें गर्भवती महिलाओं को टीकाकरण से संबंधित तमाम तरह की सुविधाएं दी जाएंगी और गर्भवती महिलाओं को वैक्सीनेट किया जाएगा। SMO ने बताया कि गर्भवती महिलाओं को टीकाकरण ज्यादा से ज्यादा संख्या में हो सके, इसलिए सुविधा मुहिम चलाई गई है। पानीपत की हैंडलूम मार्केट की हालत बद से बदतर हो गई। यहां पर 2000 से ज्यादा व्यापारी कोरोना काल में लगे लॉकडाउन को लेकर परेशान हैं। उनका कहना है कि घर चलाना मुश्किल हो गया है। उन्होंने कहा कि अगर यही हालात रहे तो काम धंधे ठप हो जाएंगे। व्यापारियों ने जिला उपायुक्त से जब इस मामले में बात की तो उन्होंने कहा कि मामला आपने हमारे संज्ञान में डाला है, इस पर जरूर नगर कमिश्नर से बात की जाएगी। कोरोना की तीसरी लहर के मद्देनजर फतेहाबाद के नागरिक अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट लगा दिया गया है। आपको बता दें कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान प्रदेश के अस्पतालों में ऑक्सीजन की भारी किल्लत हुई थी। दूसरे लहर के दौरान सामने आई कमियों को दूर करते हुए नागरिक अस्पताल में 500 लीटर प्रति मिनट क्षमता का ऑक्सीजन प्लांट लगा दिया गया है। बीते दिनों इसका ट्रायल भी हुआ, लेकिन कुछ कमियों की वजह से इसके काम में देरी हुई है। बताया जा रहा है कि प्लांट में आई कमी को अब दूर किया जा रहा है, जिसके बाद अब जल्द इस प्लांट से ऑक्सीजन मिलनी शुरू हो जाएगी। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चड़ूनी रादौर में एक शोक सभा में शामिल होने पहुंचे। इस मौके पर चड़ूनी ने कहा कि राजनीति में असंतुलन को खत्म करने के लिए चुनाव में उतरना जरूरी है। उन्होंने कहा कि जब देश आजाद हुआ था तब कहा जाता था कि लोगों का राज लोगों के द्वारा और लोगों के लिए था, लेकिन अब उल्टा हो चुका है। कॉरपोरेट का राज कॉरपोरेट के द्वारा और कॉरपोरेट के लिए हो गया है। किसान मोर्चा मिशन उत्तर प्रदेश के तहत यूपी में बीजेपी को हराने की नीति पर काम करेगा, जबकि वे मिशन पंजाब के जरिए अपने बीच से ही लोगों को चुनाव में उतारने की बात कह रहे हैं। वहीं 22 जुलाई के संसद कूच पर चड़ूनी ने कहा कि 22 जुलाई से 13 अगस्त तक 200 किसानों का जत्था हर रोज शांतिपूर्ण तरीके से संसद की तरफ कूच करेगा। 5 किसानों की रिहाई की मांग को लेकर किसानों का धरना जारी। धरना स्थल पर किसान नेता बलदेव सिंह सिरसा लगातार आमरण अनशन कर रहे हैं। सोमवार को किसान प्रतिनिधियों और जिला प्रशासन के अधिकारियों के बीच बैठक हुई, जिसमें किसानों ने लिखित में प्रशासन को अपनी मांगें सौंपी हैं। किसान नेताओं का कहना है कि जिला प्रशासन का रवैया बदलता नजर आ रहा है। वहीं प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि किसानों ने लिखित में अपनी मांग दी है, जिस पर विचार चल रहा है। किसान नेताओं ने कहा कि धरने पर बढ़ रही किसानों की संख्या को देखते हुए प्रशासन और सरकार दबाव में है। 22 जुलाई को होने वाले संसद मार्च को लेकर किसानों ने अपनी तैयारियां कर ली हैं। टिकरी बॉर्डर से भी किसान संसद का घेराव करने पहुंचेंगे। किसान नेताओं ने बताया कि बुधवार दोपहर 2 बजे टिकरी बॉर्डर से किसानों का जत्था रवाना होगा। संसद मार्च में शामिल होने वाले किसानों के पहचान पत्र बनाए जाएंगे। जत्थेबंदी का लीडर मार्च में शामिल होने वाले किसान की पहचान करेगा। हर जत्थेबंदी से 5 किसान संसद का घेराव करने के लिए कूच करेंगे। संसद मार्च के दौरान कोई शरारती तत्व किसानों के बीच शामिल ना हो, इसका खास ध्यान रखा जाएगा। भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले यमुनानगर के टोल प्लाजा से हजारों किसानों ने दिल्ली की ओर कूच किया। किसान नेता गुरनाम सिंह चड़ूनी की अगुवाई में सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए किसान का काफिला दिल्ली के लिए निकला। इस दौरान किसान नेता चड़ूनी ने कहा कि सरकार को चेताने के लिए यमुनानगर से हजारों किसान कुंडली बॉर्डर के लिए रवाना हुए हैं। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि आंदोलन में 550 किसान अपनी जान गंवा चुके हैं, लेकिन सरकार को कुछ दिखाई नहीं देता। बता दें कि किसानों ने कृषि कानून के विरोध में संसद घेराव का ऐलान किया है। किसान आंदोलन को मजबूती देने के लिए लगातार किसानों का काफिला दिल्ली की तरफ बढ़ रहा है। यमुनानगर से दिल्ली के लिए निकले किसानों के काफिले में करनाल ने जोरदार स्वागत किया।
इस दौरान किसान नेता गुरनाम सिंह चड़ूनी ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर के लिखित बयान पर निशाना साधा। चड़ूनी ने कहा कि 11 दौर की बातचीत में एक बार भी कि सरकार इन कृषि कानूनों का फायदा नहीं बता पाई है। वहीं उन्होंने कहा कि एमएसपी तय करने में और फसल तय रेट में खरीदने में लगातार दबाव बना रहे हैं। इंद्री की अनाज मंडी में भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष रतन मान की अध्यक्षता में एक मीटिंग हुई, जिसमें किसानों की समस्याओं पर विचार किया गया। साथ ही किसान यूनियन के नए जिला अध्यक्ष की नियुक्ति की गई। मीटिंग में बोलते हुए रतन मान ने कहा कि कृषि कानून किसानों के हित में नहीं है। इन कृषि कानूनों को वापस करवाने के लिए किसान लगातार कई महीने से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसान दिल्ली की सीमाओं को घेर कर बैठे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि 22 जुलाई को किसान कृषि कानूनों के विरोध में संसद का घेराव करेंगे। सिरसा में किसानों और जिला प्रशासन के अधिकारियों के बीच मंगलवार को लघु सचिवालय में तीसरे दौर की बैठक हुई। ये बैठक भी बेनतीजा रही। किसान नेताओं ने कहा कि बैठक में प्रशासनिक अधिकारियों ने हमारे समक्ष 2 बातें रखी, जिसे हमने नामंजूर कर दिया है। उन्होंने कहा कि हमने मामले रद्द करने की मांग उठाई है। इसके अलावा देशद्रोह का मामला हटाने की भी मांग उठाई गई है। किसानों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर 2 दिन तक उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो पंजाब और राजस्थान में किसान साथी और जुटेंगे। इस मोर्चे को बड़ा मोर्चा बनाया जाएगा। वहीं सिरसा के एसपी अर्पित जैन किसानों से कानून हाथ में नहीं लेने की अपील करते नजर आए। यमुनानगर में बाल भिक्षावृत्ति को रोकने के लिए एक बड़ा अभियान चलाया गया। इस अभियान में 5 बच्चों को रेस्क्यू किया गया। प्रशासन को शहर में जगह जगह बाल भिक्षुओं की भीख मांगने की शिकायत मिल रही थी, जिसके बाद चाइल्ड लाइन की डायरेक्टर ने जिला बाल संरक्षण, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी और क्राइम ब्रांच की टीम के साथ एक संयुक्त अभियान चलाया और शहर के मुख्य जगहों से बाल भिक्षुओं का रेस्क्यू किया गया। कोरोना वायरस की संभावित तीसरी लहर के मद्देनजर बिजली विभाग के अधिकारियों ने एक बैठक की। बैठक की अध्यक्षता UHBVN के SE नरेंद्र सिंह ने की। बैठक में बिजली के बिलों को ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन ऐप पेटीएम, गूगल पे, फोन पे ऐप्स के जरिए आसानी से भरे जाने जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। UHBVN के सुपरिटेंडेंट नरेंद्र सिंह ने बताया कि कैश कहीं ना कहीं कोरोना वायरस को बढ़ावा देने का काम करता है, क्योंकि एक जगह से कैश पता नहीं कितनी जगहों पर जाता है और कितने हाथों में जाता है। ऐसे में उपभोक्ताओं के सहयोग से कैश न लेने का निर्णय लिया गया है। साइबर सिटी गुरुग्राम में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर 35 करोड़ रुपए के गबन करने का मामला सामने आया है। यह आरोप संतोष यूनिवर्सिटी के संस्थापक चेयरमैन डॉक्टर पी महालिंगम, उनके बेटे डॉक्टर संतोष महालिंगम समेत 6 लोगों पर लगा, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में संतोष महालिंगम को गिरफ्तार कर लिया है। पीएम फिनकैप लिमिटेड के निदेशक राजेश गुलाटी ने 2 जुलाई को इन आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को यूपी से गिरफ्तार किया है। शिकायतकर्ता ने बताया कि 2015 में आरोपी ने खुद को रसूखदार दिखाते हुए 35 करोड़ रुपए का लोन लिया था, लेकिन जब लोन वापस करने की बारी आई तो आरोपी धमकियां देने लगा। सोनीपत के एसडीएम कार्यालय से भ्रष्टाचार का मामला सामने आया। विभाग के कर्मचारियों की मिलीभगत से नकली और फर्जी दस्तावेज के आधार पर एक गाड़ी को दूसरे शख्स के नाम ट्रांसफर कर दिया गया। पानीपत की रहने वाली रीना ने 2014 में एक कार सोनीपत से खरीदी थी, जिसका रजिस्ट्रेशन सोनीपत के सरल केंद्र से करवाया था। साल 2020 में जब रीना ने अपने वाहन की जानकारी चेक की तो उसके वाहन की आरसी फर्जी तरीके से सुरेंद्र नाम के शख्स पर पाई गई। हालांकि एसडीएम कार्यालय में शिकायत के बाद आरसी को वापस महिला के नाम पर ट्रांसफर कर दिया गया, लेकिन 1 साल बीत जाने के बाद भी आरोपियों पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई है।
फरीदाबाद के आईएमटी के उद्योगपति पिछले 36 घंटे से बिजली कटौती से जूझ रहे हैं, जिससे परेशान उद्योगपति मंगलवार को सड़कों पर उतरे और बिजली विभाग मुर्दाबाद के नारे लगाए। इस मौके पर उद्योगपतियों ने कहा कि वो इस मामले में उद्योग मंत्री कृष्णपाल गुर्जर से भी मुलाकात करेंगे। साथ ही उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि उद्योगपति शांत रहकर अधिकारियों की मनमानी नहीं सहेगा। इस दौरान बिजली विभाग की एक्सीएन उर्मिला ने कहा कि उद्योगपतियों ने अपनी समस्या उनके सामने रखी। वो ये सुनिश्चित करने का पूरा प्रयास करेंगी कि आने वाले समय में इस तरह की समस्या से उद्योगपतियों को न जूझना पड़े। पेहुवा में मंगलवार को टाउन ऑफिसर ने गढ़ेवा रोड पर बनी अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई करते हुए पीला पंजा चलवाया। टाउन प्लानर ऑफिसर ने बताया कि पिछले करीब 4 सालों से अवैध कॉलोनी काटकर मकान बनाए जा रहे थे। मकान बनाने वाले लोगों को टाउन प्लानर ऑफिसर की तरफ से कई बार नोटिस भी जारी किया गया, लेकिन अवैध कॉलोनी में घर बनाने वालों की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया, जिसके चलते टाउन प्लानर ऑफिसर ने मौके पर जाकर अवैध निर्माण को गिरवा दिया। गोला चीका बिजली विभाग की लापरवाही से एक मासूम की मौत होने के मामले में बिजली विभाग पर मामला दर्ज कर लिया गया है। वहीं बच्चे के पिता की शिकायत पर पुलिस ने बिजली विभाग के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। बता दें कि 2 दिन पहले बिजली विभाग की लापरवाही के चलते एक बच्चे की करंट लगने से मौत हो गई थी। अब बहादुरगढ़ के निजी अस्पताल में ईएसआई कार्ड धारकों का इलाज नहीं होगा। दरअसल बहादुरगढ़ के 5 लाख कर्मचारियों के परिवारों की रोगी सेवा बंद कर दी गई है। कोरोना काल में निजी अस्पतालों ने ईएसआई पैनल के कर्मचारियों का इलाज किया था, लेकिन बहादुरगढ़ के 6 निजी अस्पतालों का 35 से 40 करोड़ रुपए का सरकार ने भुगतान नहीं किया। निजी अस्पताल के निदेशक डॉक्टर मनीष शर्मा ने कहा कि मजबूरी में फैसला लिया गया है, क्योंकि भारी खर्च के चलते अस्पताल चलाना मुश्किल हो रहा था। सरकार के कई प्रतिनिधियों से भी बात हुई, लेकिन बावजूद इसके कोई समाधान नहीं निकला। गौरतलब है कि ईएसआई के आला अधिकारियों से लेकर मुख्यमंत्री तक को समस्या से अवगत करवा दिया गया है। वहीं सरकार से जल्द बकाया राशि देने की मांग भी की गई है। रेवाड़ी में मंगलवार को निर्वाचन अधिकारी कपिल लांबा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उच्च अधिकारियों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने विभाग के कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की भी बात कही, जिसकी वीडियो बनाकर साथ बैठे कर्मचारियों ने वायरल कर दी। अब नायब तहसीलदार कपिल लांबा का कहना है कि उन्हें डर है कि सरकार उन्हें सस्पेंड कर सकती है। इसी को लेकर उन्होंने अन्य विभागों के अधिकारियों से अपील की है कि वो अपने कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने के लिए आवाज को बुलंद करें। रोहतक के नारायण कॉम्प्लेक्स के बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखा में मंगलवार को सीबीआई की टीम ने छापा मारा। बता दें कि सीबीआई टीम बैंक के पूर्व शाखा प्रबंधक मंजीत अहलावत के कार्यकाल में हुए करोड़ों रुपए के घोटाले के मामले में जांच करने आई थी। बैंक सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस मामले में सीबीआई ने लगभग 1 साल पहले एफआईआर दर्ज की थी और इसी मामले में जांच के लिए टीम ने शाखा में दबिश दी। वहीं छापेमार टीम बैंक से कुछ रिकॉर्ड भी साथ लेकर गई है। हालांकि बैंक में सीबीआई का छापा पड़ा, इसकी भनक कॉम्प्लेक्स के अन्य लोगों तक नहीं पहुंची। रेवाड़ी में हुई बारिश से नागरिक अस्पताल, बस अड्डा और सर्कुलर रोड पर जलभराव की स्थिति हो गई। लोगों ने बताया कि प्रशासन हर बार मानसून से पहले दावे करता है कि बारिश से निपटने के लिए तैयारियां कर ली गई हैं, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती। वहीं अब बारिश होने की वजह से जलभराव हुआ है, जिससे प्रशासन को सड़कों पर उतरकर जलभराव का जायजा लेना पड़ा। वहीं डीसी ने अगले साल जलभराव की स्थिति न होने का आश्वासन दिया है। मानसून से पहले अंबाला नगर निगम और सिंचाई विभाग ड्रोनों की सफाई पर 70 लाख रुपए खर्च करने का दावा किया, लेकिन बारिश शुरू होने के साथ ही ये सारे दावे धुलते नजर आए। बारिश के बाद कई जगहों पर जल जमाव की स्थिति देखने को मिली। जलभराव के बारे में पूछने पर नगर निगम के कार्यकारी अधिकारी ने बताया कि समय रहते उन्होंने नालों की सफाई का टेंडर कर दिया था। उनका दावा है कि सभी ड्रेन को बड़े अच्छे तरीके से साफ करवाया, जबकि बारिश से न सिर्फ हर इलाके जलमग्न हो गए बल्कि लोगों के घरों में भी पानी घुस गया।
झज्जर से अब की बार टोक्यो ओलंपिक के लिए 5 खिलाड़ियों ने क्वालिफाई किया, जिसमें कुश्ती से बजरंग पुनिया, दीपक पुनिया, शूटिंग स्टार मनु भाकर, टेनिस स्टार सुमित नागल और मैराथन में राहुल रोहिला देश का प्रतिनिधित्व करने वाले हैं। झज्जर में स्टेडियम की स्थिति इतनी बदहाल है कि चारों तरफ पानी ही पानी है। स्टेडियम के रेसिंग ट्रैक और हॉकी ग्राउंड पर झील जैसा नजारा है। खिलाड़ियों के लिए प्रैक्टिस से पहले वार्म अप तक की जगह नहीं है। टेनिस स्टार सुमित नागल की प्रतिभा किसी से छिपी नहीं है, जो कि अब की बार सिंगल, डबल और मिक्स डबल्स में भारत की उम्मीद है, लेकिन टेनिस कोर्ट में नेट भी नहीं लगा हुआ है। वहीं स्पोर्ट्स अधिकारी सिर्फ कागजी कार्रवाई का हवाला दे रहे हैं कि वो विभाग को पानी निकासी के लिए लेटर लिख रहे हैं, लेकिन कागजी कार्रवाई में भविष्य के उभरते हुए खिलाड़ियों की तस्वीरें धुंधली हो रही हैं। रेवाड़ी शहर के जिला सचिवालय पर किन्नर समाज ने ठगी को लेकर प्रदर्शन किया। जिला सचिवालय में एसपी को शिकायत देने के बाद किन्नर समाज ने जमकर प्रदर्शन किया। पंचकुला सेक्टर 26 के नजदीक हर्बल गार्डन के पास घग्गर नदी में महिला का शव मिलने से सनसनी फैली। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस की टीम ने जानकारी देते हुए बताया कि महिला के कपड़ों के आधार पर महिला की पहचान कर ली गई है। बताया जा रहा है कि सेक्टर 15 निवासी सतीश कुमार ने महिला की पहचान अपनी पत्नी के रूप में की है। महिला मानसिक रोग से पीड़ित थी और उसका इलाज चल रहा था। टीम इंडिया ने मंगलवार को कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेले गए दूसरे वनडे में श्रीलंका को 3 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ ही भारत ने 3 मैचेस के वनडे सीरीज में 2-0 की अजय बढ़त लेकर सीरीज अपने नाम कर ली। इससे पहले श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित ओवरों में 275 रन बनाए। श्रीलंका की तरफ से चरित असलंका और अविष्का फर्नांडो ने शानदार बल्लेबाजी की। श्रीलंका की ओर से मिले 276 रन के टारगेट चेज करते हुए भारत ने एक वक्त में 193 रन पर 7 विकेट गंवा दिए थे, लेकिन दीपक और भुवनेश्वर कुमार ने मोर्चा संभाला और 84 बॉल पर नाबाद 84 रन की पार्टनरशिप की।